हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबके सामने दीक्षा शर्मा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पर मैंने कॉम्पिटिटिव साइंस की सीक्वेंस स्टार्ट कर रखी है। बायोलॉजी की अपनी क्लासेस चल रही हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 में वीडियोज हो चुकी है। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 हमने पढ़ना है। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, साइंस की एमसीक्यू मैराथन कंडक्ट करने जा रही हूं मैं इस संडे को सुबह 10 बजे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी ये मैराथन आप लोगों के लिए, हर कॉम्पिटिटिव साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आप लोगों को अपनी प्रेजेंस यहाँ पर देनी है, ऑनेस्टी के साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो इस संडे को सुबह 10 बजे साइंस मैराथन के लिए आना मत भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, जो आज की क्लास में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 कराने जा रही हूँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, साइंस की एमसीक्यू मैराथन के लिए आपको पार्टिसिपेट करना है संडे को, इस संडे को सुबह 10 बजे। देखिए, अब अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो आज की क्लास में आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3 कराने जा रही हूं। अगर आपने इससे पहले की जो 2 वीडियोस हो चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर आज की वीडियो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम। पिछले पार्ट में मैं आपको लीवर यकृत पार्ट तक कवर करा चुकी हूं, आज हमने उससे आगे पढ़ना है। तो अगला यकृत के बाद आपको पार्ट दिख ही रहा है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में शो किया है, अग्नाशय, जिसको आप कहते हो पैनक्रियास। समझिए, अग्नाशय को हम बोलते हैं पैनक्रियास। देखिए, अब पैनक्रियास या अग्नाशय के बारे में सबसे पहला आपको पॉइंट याद रखना है। अग्नाशय को कहा जाता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि इसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अग्नाशय को। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपको याद रखनी है अग्नाशय। फ्रेंड्स, अग्नाशय ग्रंथि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 में भी क्लियर किया था, एक पॉइंट बताया था मैंने आपको। अग्नाशय ग्रंथि को एक नाम दिया जाता है, एग्जाम में वो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अग्नाशय ग्रंथि को जाना जाता है एक नाम से, शरीर की मिश्रित ग्रंथि। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन पेपर में, आप लोगों को नोट कर लेना है, मार्क कर लेना है इसको। शरीर की मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो शरीर की मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है किसे? अग्नाशय ग्रंथि को। ये मैंने आपको पार्ट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में क्लियर किया था कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। मिश्रित ग्रंथि होती हैं ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम्स व हॉर्मोन्स दोनों का स्रावण करती हैं। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मिश्रित ग्रंथि है क्या? जो सिर्फ एंजाइम स्रावित करे, या सिर्फ हार्मोन स्रावित करे, या एंजाइम हार्मोन दोनों स्रावित करे। तो एंजाइम व हार्मोन जो दोनों स्रावित करती है वो कहलाती है मिश्रित ग्रंथि। तो शरीर की मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण आपको याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित का मतलब जो एंजाइम भी स्रावित करे और जो हार्मोन भी स्रावित करे। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ने हैं एंजाइम्स। देखिए, अब सिंपल सी बात है, अग्नाशय ग्रंथि यदि है तो ये स्रावित करेगी एक रस जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय रस। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर किसी को ना भी पता हो तो भी आइडिया हो जाए कि अग्नाशय रस कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, अग्नाशय ग्रंथि। तो एग्जामिनर अब इतना इजी सा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये तो सबको पता ही है, नाम से पता लग रहा है अग्नाशय रस स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से। जो रस अलग है या जो ग्रंथि अलग है वो उनसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी तक हमने 3 रस पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ा था जठर रस, एक हमने पढ़ा था लार रस, एक हमने पढ़ा था पित्त रस। तो ये आपको मुझे तीनों क्वेश्चन बताने हैं। मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूं कि जठर रस, पित्त रस और लार रस ये कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। चलिए,
अब आ जाते हैं अग्नाशय रस को। हमने कहा अग्नाशय ग्रंथि को हमने कहा मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित है तो इसका मतलब अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित अग्नाशय रस में एंजाइम भी मौजूद होंगे और हार्मोन भी मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंजाइम्स की। एंजाइम कौन कौन से स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि, उसकी यदि आप बात करो तो 3 एंजाइम स्रावित करती है अग्नाशय ग्रंथि। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेने हैं आपको, ध्यान से समझना है। देखिए 3 एंजाइम कौन कौन से स्रावित करती है। सबसे पहले आप नाम याद रखोगे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम बेसिक लेवल पर तो एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि ट्रिप्सिन है क्या, ट्रिप्सिन एंजाइम है या ट्रिप्सिन एक हार्मोन है। तो ट्रिप्सिन आपको याद रखना है एक एंजाइम है। दूसरा एंजाइम आपको याद रखना है अमाइलेज। तीसरा आपको याद रखना है लाइपेज। HSSC ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइपेज किसका पाचन करता है। तो लाइपेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। लाइपेज एंजाइम पाचन करता है किसका, वसा का। पहले मैं आपको बता देती हूँ ये तीनों एंजाइम पाचन किस किस का करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम, इधर लिख लेते हैं हम, ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, ये करता है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। अमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, याद रखना है आपको कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। और फिर आपको याद रखना है लाइपेज एंजाइम, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये करता है वसा का पाचन। याद रखना है आपको ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए, अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए और लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ट्रिप्सिन और अमाइलेज लाइपेज, इसने तीनों एंजाइम स्रावित किए, तीनों पोषक तत्वों का पाचन आप लोग देख रहे हो यहाँ पर शुरू हुआ। इसी वजह से अग्नाशय रस को एक नाम से जाना जाता है पूर्ण पाचक रस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस के नाम से किसे जाना जाता है, तो अग्नाशय रस को। या एग्जामिनर आपसे यूं कह सकता है कि पूर्ण पाचक रस कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो वो आपको याद रखना है अग्नाशय ग्रंथि। तो हमने यहाँ पर अग्नाशय रस द्वारा या फिर अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले 3 एंजाइम पढ़ लिए, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। लाइपेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क कर लेना है, पेपर में पूछा भी गया था। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो वो करता है वसा का। अब हमने पढ़ने अग्नाशय रस में मौजूद हार्मोन। देखिए अग्नाशय रस में मौजूद हार्मोन की यदि आप बात करो तो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अग्नाशय ग्रंथि भी। एग्जाम में इसमें सबसे डिफरेंट चीज है पाचन तंत्र में अग्नाशय ग्रंथि। क्यों है वो, क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि शरीर की मिश्रित ग्रंथि कही जाती है। अभी तक आप देख रहे थे सबने एंजाइम ही स्रावित किए हैं, ये अकेली अग्नाशय ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी स्रावित करती है। और अलग चीज आपको पता ही है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है अग्नाशय ग्रंथि या फिर अग्नाशय रस में कौन कौन से हार्मोन मौजूद होते हैं। तो देखिए वैसे तो ओवरऑल 3 हार्मोन मौजूद हैं, लेकिन मेन है 2 ही। कौन कौन से आपने सुना होगा, बहुत बार पूछा गया, सबने सुना भी होगा, इंसुलिन, इंसुलिन और दूसरा आपको याद रखना है ग्लूकेगोन। ये 2 हार्मोन के नाम है, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। क्वेश्चन आता है ये काम क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स इनका काम होता है अपने ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करना, रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखने का कार्य कौन से हार्मोन करते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखने का कार्य, शर्करा का स्तर बनाए रखने का कार्य कौन से हार्मोन करते हैं, तो फ्रेंड्स ये 2 हार्मोन करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आता है इंसुलिन हार्मोन से। तो इंसुलिन हार्मोन का काम मैंने आपको बता दिया, काम क्या है इसका, रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखना। ये आप इसका काम याद रखोगे, कार्य याद रखोगे। और रक्त में शर्करा स्तर होता कितना है यदि आपसे ये पूछा जाए, तो फ्रेंड्स नॉर्मल शुगर लेवल अपने ब्लड में होता है 100 से 110 मिलीग्राम, 100 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ये मैंने आपको रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा बता दी
कितनी होती है 100 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। और ये अपने ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल रहे, शर्करा स्तर को आप कह सकते हो शुगर लेवल, तो ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल रहे इसके लिए कौन से हार्मोन जिम्मेवार, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। कैसे काम करता है इंसुलिन हार्मोन, तो देखिए इंसुलिन को आपको मार्क कर लेना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसुलिन हार्मोन दोनों में से। कैसे काम करता है इंसुलिन हार्मोन, समझिए ध्यान से। इंसुलिन हार्मोन बदल देता है ग्लूकोज को किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एचएसएससी के अंदर कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है इंसुलिन हार्मोन। तो इसमें सारे आपको यहाँ पर डिटेल क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं छूटेगा। आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं, ढंग से इस वीडियो को समझना है। वीडियो पसंद आती है तो उसको आपको लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य पूछा जाता है कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है इंसुलिन हार्मोन। जबकि इसके विपरीत काम करने का काम, इसके विपरीत ये जो काम है ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है ग्लूकेगोन हार्मोन। देखिए अब इस बात का मतलब समझिए, ये क्या लिखा है हमने ग्लूकोज ग्लाइकोजन। देखिए अब स्टूडेंट्स हमें पता है हमने खाना खाया, अब ऐसा तो है नहीं कि खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिली, जो हमें ग्लूकोज वगैरह मिला, उसको हमने उसी टाइम यूज कर लिया। हम उसको कुछ टाइम के लिए बचा के भी रखते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने जनरल सुना होगा, जब हम अगले दिन फास्ट कर लेते हैं तो मम्मी हमें कहते हैं कि खाना ज्यादा खा लो, खाना एक्स्ट्रा खा लो ताकि कल भूख ना लगे। तो उसका कारण क्या है कि हम एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेते हैं किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ये क्वेश्चन एक बार रेलवे के अंदर पूछा भी गया कि मनुष्यों में या जंतुओं में खाना किस रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। कि हमने जितना यूज करना था ग्लूकोज हमने कर लिया, बाकी को हमने फ्यूचर यूज के लिए, बाद में यूज के लिए रख दिया स्टोर करके, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। अब जब हम भूखे रहते हैं फास्ट वगैरह के दौरान, उपवास वगैरह के दौरान, तो सीधी सी बात है हमने स्टोर क्या कर रखा है, ग्लाइकोजन। तो इस ग्लाइकोजन को हम वापस किस में बदला जाएगा, ग्लूकोज में, ताकि हमें एनर्जी मिले। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, वो करता है ग्लूकेगोन हार्मोन। तो इसलिए क्वेश्चन आता है, आपको दिख भी रहा है यहाँ से, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला इंसुलिन ने, और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल दिया किसने, ग्लूकेगोन ने। इसलिए क्वेश्चन आता है इंसुलिन के विपरीत काम करने वाला हार्मोन पूछा जाए तो आप बताओगे ग्लूकेगोन। और ग्लाइकोजन से क्या क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन से मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए हैं। एक तो मनुष्य या जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, जंतु अपना खाना, अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, तो वो करते हैं किस रूप में स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन के रूप में। और जब हम भूखे रहेंगे तो हम स्टॉक के रूप में किसको यूज करेंगे, ग्लाइकोजन को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आता है, मनुष्य भूखे रहने के दौरान अपने भंडारण में किसका उपयोग करता है। मनुष्य भूखे रहने के दौरान अपने भंडारण मतलब कंजप्शन में किसका यूज करता है, तो आपको याद रखना है उसी का ही यूज करेगा जो उसने स्टॉक में स्टोर करके रखा हुआ है। वो किसको करता है उपयोग, वो करता है ग्लाइकोजन को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य भूखे रहने के दौरान अपने भंडारण में किसका उपयोग करता है, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन से मैंने आपको दो क्वेश्चन बता दिए। जंतुओं में, मनुष्यों में खाना किस रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन का यूज हम कब करेंगे, जब हम फास्ट वगैरह कर लेते हैं, उपवास वगैरह कर लेते हैं। इसलिए रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि मनुष्य उपवास आदि के दौरान, भूखे रहने के दौरान अपने भंडारण में किसका उपयोग करता है, तो वो करता है ग्लाइकोजन का। तो स्टूडेंट्स ये सारे टेक्निकल, इनके पीछे साइंटिफिक रीजन छुपा होता है। जब मम्मी हमें कहती है कि व्रत या उपवास जब अगले दिन होता है हमारा, कि खाना ज्यादा खा लो, भूख नहीं लगेगी, तो खाना ज्यादा खाने का मतलब हम क्या स्टोर करके रख रहे हैं, ग्लाइकोजन स्टोर करके रख रहे हैं। और जब हम भूखे रहेंगे तो ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य हमारे लिए कर कौन रहा है, वो कर रहा है हमारे लिए ग्लूकेगोन हार्मोन।
इसलिए क्वेश्चन आता है इंसुलिन के विपरीत काम करने वाला हार्मोन, तो वो आपको याद रखना है ग्लूकेगोन हार्मोन। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा, तो आपको नोट कर लेना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्टूडेंट्स ये इंसुलिन और ग्लूकेगोन हार्मोन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, पेपर में से कई क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इंसुलिन से अगर हम और बात करें, इंसुलिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए ध्यान से, इंसुलिन का खोजकर्ता यदि आपसे पूछा जाए, सारे पॉइंट्स मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर कराने वाली हूँ। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को समझना है, सुनना है, नोट्स बनाने हैं, अपनी प्रिपरेशन करनी है। साइंस के पार्ट से आपका सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप प्रॉपर तरीके से मेरी वीडियो देख रहे हो, ढंग से नोट्स बना रहे हो, तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे हो। बस आपका एक फर्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपने फ्रेंड्स में जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उसमें इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। और उसमें अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो सीधी सी बात है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन होगी, हम और एक तरीके से बढ़िया काम करेंगे आप लोगों के लिए कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो, मैराथन कंडक्ट कराने का तरीका हो, चाहे वो कैसा भी हो, एक बढ़िया अप्रोच मिलेगी आपको भी और हमें भी। देखिए अब इंसुलिन का खोजकर्ता यदि आपसे पूछा जाए तो इंसुलिन का खोजकर्ता आप बताओगे बेंटिंग एंड बेस्ट। इंसुलिन का खोजकर्ता पूछा जाए यदि आपसे तो वो आप बताओगे बेंटिंग एंड बेस्ट। उसके बाद इंसुलिन के अंदर धातु कौन सी मौजूद होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बारी। तो इंसुलिन में मौजूद धातु मेटल कौन सी प्रेजेंट होती है इंसुलिन में, तो वो स्टूडेंट्स आप याद रखोगे जिंक, या जिसे आप कहते हो जस्ता। जिंक या जस्ता सिंबल आप सबको पता ही होगा। जिंक या जस्ता का सिंबल क्या होता है, Zn। अब देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, मार्क कर रही हूं मैं इसको, आपको भी मार्क कर लेना है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, सबने रट रखा है, इसको पढ़ रखा होगा, लेकिन इसका मतलब शायद कईयों को समझ नहीं आया होगा। इंसुलिन की कमी से रोग पढ़ लेते हैं, सभी जानते होंगे इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज, जिसे आप क्या कहते हो, मधुमेह। डायबिटीज अथवा मधुमेह, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज अथवा मधुमेह। स्टूडेंट्स अब इस बात का क्या मतलब हुआ, देखिए इस बात का मतलब हुआ कि इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज बीमारी हमें कैसे होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको इंसुलिन का कार्य बताया था। इंसुलिन का काम मैंने आपको क्या बताया था, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। अब इंसुलिन की कमी होने का मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य रुक गया। अब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदला गया, मतलब ये ग्लूकोज लेवल कहीं ना कहीं ब्लड में बढ़ता जाएगा। मतलब आप सोचिए अगर इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था तब तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदला जा चुका था। अब इंसुलिन की कमी हो जाए यदि, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने वाला काम नहीं हो पाएगा। ये काम नहीं हो पाएगा मतलब ग्लूकोज की मात्रा अब ब्लड में बढ़ती जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा ही ब्लड में बढ़ना क्या कहलाता है, वो कहलाता है शुगर या डायबिटीज। तो इसलिए आपको क्वेश्चन याद रखना है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग डायबिटीज, और डायबिटीज बीमारी में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, रक्त में शर्करा का स्तर कैसा होता है, कम या ज्यादा। तो मैंने आपको अभी कहा डायबिटीज बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि डायबिटीज बीमारी का एक्चुअल मतलब क्या है, कि रक्त में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाना। वो किस लिए बढ़ा, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई। इंसुलिन हार्मोन की कमी का मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदला गया। अब नहीं बदला गया तो सीधी सी बात है, नहीं बदला गया तो फिर वही बात है कि वो ब्लड में बढ़ता जाएगा, और ब्लड में बढ़ता यदि जाता है तो वही रूप धारण कर लेता है कौन सी बीमारी का, डायबिटीज का। ये लेटर थोड़ी से रब हो गए, इनको मैं दोबारा लिख देती हूँ। 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है अपने रक्त में शुगर लेवल। चलिए इंसुलिन की बात कर ली हमने, इंसुलिन का खोजकर्ता मैंने आपको बता दिया बेंटिंग एंड बेस्ट।
ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। इंसुलिन की खोज किसने करी, तो वो की है बेंटिंग एंड बेस्ट ने। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है, वो आप बताओगे, जिंक। फिर हमने पढ़ लिया इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कर दिया है, आपको भी मार्क कर लेना है यदि आप ढंग से नोट्स बना रहे हो तो। फिर इंसुलिन की कमी से हमने रोग पढ़ लिया, डायबिटीज। डायबिटीज बीमारी में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, रक्त में शर्करा स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो आपको याद रखना है, वो बढ़ जाता है। आई होप यहाँ तक आपको अग्नाशय ग्रंथि क्लियर हुई होगी। मैं फिर बता रही हूँ, इस पाचन तंत्र में अग्नाशय ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित क्यों है ये, क्योंकि ये एंजाइम भी स्रावित करती है और ये हार्मोन भी स्रावित करती है। इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पूरे चैप्टर में क्वेश्चन बनेगा एंजाइम से, कि कौन सा एंजाइम कौन से रस में मौजूद होता है और वो किसका पाचन करता है। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। प्लस एक ये इंसुलिन और ये ग्लूकेगोन हार्मोन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से हार्मोन से पूछे गए हैं। बेसिक लेवल पर तो एग्जामिनर यूं ही पूछ लेता है कि इंसुलिन है क्या, वो एक हार्मोन है या एंजाइम है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, काम क्या होता है इसका, रक्त में शर्करा स्तर मतलब ब्लड में शुगर लेवल अपनी कंट्रोल करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, बनने को तो वैसे कोई भी डिटेल क्वेश्चन बन जाए, लेकिन अभी तक क्वेश्चन मेजोरिटी क्वेश्चन यही रिपीट हुए हैं। बाकी मैं एक क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको, कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका से स्रावित होता है। अगर ये बात पूछी जाए हमसे, तो देखिए इंसुलिन और ग्लूकेगोन हमने दो हार्मोन पढ़े अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित। तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि की, याद रखोगे आप, कौन सी कोशिका से, बीटा कोशिका से। आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन ही है, इतना ग्लूकेगोन नहीं है। बाकी ग्लूकेगोन आप पढ़ना चाहो तो वैसे पढ़ लेना, इंसुलिन के विपरीत काम करता है ये। और ग्लूकेगोन हार्मोन यदि पूछा जाए कौन सी कोशिका से स्रावित होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि की अल्फा कोशिका से। अल्फा कोशिका से, अल्फा सेल आप जिसको कह सकते हो, अल्फा सेल से स्रावित हो, और ये होता है बीटा से। तो जितने भी क्वेश्चन आज तक पेपर में पूछे गए हैं इंसुलिन से, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आप इन क्वेश्चन की वन लाइनर पीडीएफ चाहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की वन लाइनर पीडीएफ चाहते हो, तो वो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल में आपको बता देती हूँ, साइंस बाय दीक्षा मैम। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस टॉपिक की, सिर्फ इसी टॉपिक की नहीं, ब्लड ग्रुप, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, और भी जितने भी अपने बायो के अंदर जितने भी तंत्र हैं, उनकी आपको वन लाइनर की पीडीएफ मिल जाएगी इधर। उस वन लाइनर पीडीएफ में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मेंशन किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी इस टेलीग्राम चैनल की मैं आपको आईडी बता देती हूँ, समटाइम्स चैनल सेम नाम से हो जाता है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल की आईडी देख लेनी है, जिस पर साइंस बाय दीक्षा मैम 22 होगा। और प्लस मैं फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, साइंस की एमसीक्यू मैराथन कंडक्ट करने जा रही हूँ मैं इस संडे को, तो आप लोगों को अपनी प्रेजेंस देनी है उधर, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके आनी है, और टेस्ट को एक ऑनेस्टी के साथ अटेम्प्ट करना है फॉर योर मोर प्रिपरेशन, एक बेटर प्रिपरेशन के लिए। और इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए फ्रेंड्स, अग्नाशय ग्रंथि के बाद हम पढ़ लेते हैं, अग्नाशय ग्रंथि के बाद देखिए, अग्नाशय के बाद पार्ट आता है छोटी आंत का। कई बार ये पूरा ऑर्डर पूछ लेता है कि भाई खाना कैसे कैसे होता हुआ अलग अलग पार्ट में जाता है। तो सबसे पहले मुख गुहा है, उसके बाद ग्रास नली है, फिर आमाशय है, फिर लीवर है, अग्नाशय है, अब छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई मैंने आपको बताई थी कल की, परसों की क्लास में बताई थी, मतलब इससे जो पार्ट 1 की वीडियो थी डाइजेस्टिव सिस्टम, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। तो बताइए मुझे, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताई थी, छोटी आंत की लंबाई आपको याद रखनी है 6 से 6.5 मीटर। अब देखिए, छोटी आंत एक रस स्रावित करती है, इसका नाम होता है आत्र रस। और आत्र रस में कुछ एंजाइम मौजूद हैं, आत्र रस में कुछ एंजाइम मौजूद हैं, वो ध्यान से समझिए आप कौन कौन से मौजूद हैं। देखिए ध्यान से, आत्र रस में 3 एंजाइम मौजूद हैं। एंजाइम से ही क्वेश्चन बनेगा इसमें। एक तो है अमाइलेज,
अमाइलेज ये वही है जो अग्नाशय रस में भी था, और लाइपेज भी वही है जो अग्नाशय रस में था। अलग है इरिप्सिन, और अलग चीज ही पेपर में पूछी जाती है। तो अगर आपसे कहा जाए इरिप्सिन एंजाइम कौन सा अंग स्रावित करता है, तो इरिप्सिन एंजाइम स्रावित करता है कौन सा भाग, छोटी आंत। देखिए स्टूडेंट, छोटी आंत से एक काम याद रखोगे आप, खाने का अंतिम पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में। फाइनल डाइजेशन, अभी तक खाना चलता आ रहा था मुख गुहा से, आमाशय में थोड़ा सा काम हुआ, देन अग्नाशय में, और अब छोटी आंत में खाने का फाइनल डाइजेशन हो जाएगा और एज वेल एज अवशोषण भी कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है खाने का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो आप बताओगे फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन विच पार्ट, तो वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। खाने का अंतिम पाचन व अवशोषण कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। और कई बार उस पार्ट का नाम पूछ लेता है कि खाने का अंतिम पाचन व अवशोषण छोटी आंत के कौन से भाग में होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली क्लियर करती हूँ ये चीज। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। आजकल थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। छोटी आंत शुरू हो रही है अपनी, देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, आपको जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है ये छोटी आंत है। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला शुरुआती भाग यहाँ से हो जाएगा, देन यहाँ से, और फिर सबसे लास्ट में यहाँ से। उन 3 पार्ट को आपको याद रखना है, पेपर में ये चीज पूछी भी जाती है। कैसे याद रखोगे, DJI। DJI का मतलब मैं आपको एक ट्रिक में बता रही हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। डी का मतलब है डेडुनम, जे का मतलब है जेजुनम, आई का मतलब है इलियम। तो पेपर में ये सीजीएल में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इलियम भाग किससे संबंधित है, तो इलियम भाग संबंधित है छोटी आंत से, और इसी छोटी आंत के इलियम भाग में खाने का अवशोषण होता है। 3 भाग मैंने आपको बताए हैं छोटी आंत के, कौन कौन से आप याद रख लेना। DJI, डी का मतलब है डेडुनम, जे का मतलब है जेजुनम, और आई का मतलब है स्टूडेंट्स इलियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलियम। इलियम पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और इसी इलियम भाग में खाने का क्या हो जाता है, अवशोषण। तो छोटी आंत के कौन से भाग में खाने का अवशोषण होता है, याद रखना है आपको, सबसे आखिरी भाग इलियम में। अब हम इन 3 एंजाइम की बात कर रहे थे जो कि मौजूद हैं छोटी आंत द्वारा स्रावित आंत्र रस में। यहाँ पर खाना फाइनली अपनी छोटी इकाई में टूट जाएगा, क्योंकि हमने पाचन तंत्र में यही चीज तो पढ़नी थी। मैंने आपको बताया था ना 3 पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। उनको हमने उनकी फाइनल छोटी इकाई में तोड़ना है, यही प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि तीनों पोषक तो फाइनली किस में टूट जाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स अंतिम पाचित होकर बदल जाएगा। क्वेश्चन आता भी है कि कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन क्या देता है, तो वो आपको याद रखना है ग्लूकोज। फिर ऐसे ही इरिप्सिन एंजाइम करता है प्रोटीन का पाचन। पूछेगा प्रोटीन जब अंतिम रूप से पाचित होगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा उसकी इकाई में। आपको सबको पता भी होगा कि प्रोटीन की इकाई क्या होती है, प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल अथवा अमीनो एसिड, राइट। तो जो उसकी जो फाइनल इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होगी, वो उसी में टूट जाएगा। यही तो हमने पाचन करना था खाने का, कि जो भी पोषक तत्व है वो अपनी अल्टीमेट, अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट में टूट जाए। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट फाइनली डाइजेस्ट होकर किस में टूटा, ग्लूकोज में। कौन से एंजाइम की मदद से, अमाइलेज एंजाइम की मदद से। फिर प्रोटीन टूटा फाइनली किस में, अमीनो अम्ल में। कौन से एंजाइम की मदद से, इरिप्सिन एंजाइम की मदद से। उसके बाद है लाइपेज, ये मैंने आपको बताया ही है। लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, ये कर देता है वसा का। और वसा का जब अंतिम पाचन होगा तो ये भी अपनी इकाई में टूट जाएगा। और वसा की इकाई क्या होती है, वो होती है वसीय अम्ल एवं ग्लिसरोल। तो ये है पाचन तंत्र का बिल्कुल निचोड़। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। आपने अगर ढंग से तीनों पार्ट्स में वीडियो देखी हैं तो आपका पाचन तंत्र से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने आपको पूरा डिटेल में एनालिसिस करा दिया है पाचन तंत्र का, इवन सीजीएल लेवल तक के भी क्वेश्चन बता दिए हैं। जैसे इलियम भाग पूछा गया था कि इलियम भाग किससे संबंधित है सीजीएल के पेपर में, तो मैंने आपको बता दिया है छोटी आंत। तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन ग्लूकोज,
प्रोटीन का अंतिम पाचन अमीनो अम्ल और वसा का अंतिम पाचन वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल। बाकी सिर्फ इसी वीडियो में नहीं, मेरी हर वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट कंटेंट दूं, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे। फ्रेंड्स, उसके लिए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो उसके लिए होती है कंटिन्यूटी जरूरी, रेगुलरिटी जरूरी। तो अगर आप रेगुलर तरीके से वीडियो देख रहे हो, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आई थिंक मेरी तरफ से ना तो कोई कमी रहेगी और आप लोगों की तरफ से भी कोई कमी न रहे, तो आपका डेफिनेटली कोई ना कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है अंतिम पाचन। उसके बाद सबसे आखिरी पार्ट रह गया है पाचन तंत्र का, बड़ी आंत। तो देखिए, पाचन तंत्र का स्टूडेंट्स सबसे आखिरी भाग आपको नजर आ ही रहा है। छोटी आंत के बाद देखिए ये वाला पार्ट है बड़ी आंत। अभी आपको रेक्टम एक पार्ट दिख रहा होगा इधर, रेक्टम इसी का ही पार्ट होता है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो बड़ी आंत से कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनता है। बड़ी आंत से मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, बस यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, क्योंकि खाना तो अंतिम तरीके से पाचित भी हो चुका है और वो अवशोषित भी हो चुका है छोटी आंत के इलियम भाग में। बाकी बड़ी आंत का आप काम बच गया। अब आप सोच रहे हो कि बड़ी आंत में ऐसा क्या बच गया, तो देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो पचा लिए, बट 2 चीजें अभी भी रह गई, पानी और खनिज लवण। पानी और खनिज लवण का अवशोषण कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है बड़ी आंत में। जैसे कि आपने देखा भी होगा, हम जो भी टैबलेट वगैरह लेते हैं, तो जो भी दवाई लेते हैं, उस टैबलेट में क्या होता है, सोल्ट होता है, मिनरल होता है। तो वो सोल्ट, वो दवाई अल्टीमेटली, टैबलेट अल्टीमेटली कहाँ पर जाकर पचती है, उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। इसलिए टैट के एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि जल व खनिज लवण का अवशोषण कहाँ होता है, तो फ्रेंड्स वो आप याद रखोगे कौन से भाग में, बड़ी आंत में। पाचन तंत्र के कौन से भाग में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। जैसा कि पूछ ले मान लो एग्जामिनर आपसे, सीकम, कोलन, रेक्टम आदि ये किसके भाग हैं, तो फ्रेंड्स ये आदि भाग हैं किसके, बड़ी आंत के। और बड़ी आंत के बाद सबसे आखिरी पार्ट है, बड़ी आंत के बाद भी एक छोटा सा आपको एग्जाम ये डायग्राम में दिखाई दे भी रहा होगा। देखिए इधर एनस, या जिसको हम बोलते हैं मल द्वारा, आप गुदा भी बोल सकते हो, कई बुक्स में गुदा लिखा होता है, एनस या गुदा। मैं गुदा बोल रही हूँ, देखिए गुर्दा नहीं बोल रही। गुर्दा या किडनी तो उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है अपना, ये गुदा है जिसको हम एनस बोल रहे हैं। तो सर अब गुदा का काम क्या होगा, अब आप सोच रहे हो कि भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा भी पच चुके हैं, जल और खनिज लवण भी अवशोषित हो चुके हैं, अब यहाँ क्या होना चाहिए, तो सर यहाँ पर क्या होगा, अब भी यदि कुछ अपचित रूप में रह जाता है तो वो बड़ी आंत के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके द्वारा, एनस के द्वारा। जैसे आप देखते होंगे कई बार भाई खाना तो पच जाता है, लेकिन कई बार बीज रह जाते हैं अपचित रूप में, तो बीज अल्टीमेटली शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं बड़ी आंत के द्वारा, किसके माध्यम से, गुदा के माध्यम से। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको मैंने आपको 3 पार्ट्स में कवर करा दिया। आज के पार्ट 3 वीडियो थी, पार्ट 3 की थी, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हो चुके हैं, वो भी आप लोग देख लेना यदि आपने नहीं देखे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक एक चीज यहाँ पर क्लियर की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है फॉर मोर अपडेट्स। और फिर एक और इन्फॉर्मेशन मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, वही इन्फॉर्मेशन दोहरा रही हूँ, साइंस मैराथन मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ इस संडे को। तो आप लोगों को अपनी पार्टिसिपेशन वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, एक ऑनेस्टी के साथ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस चेक करने का मौका मिल सके। और कुछ क्वेश्चन अपने क्लासमेट के डिस्कस किए हुए होंगे, बाकी अदर होंगे, अदर से भी आपको थोड़ा सा आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पाचन तंत्र की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए ऐसे ही चैनल के साथ। थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू एवरीवन।